नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा का 11वां अध्याय दूध का दूध पानी का पानी। प्यारे बच्चों, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सच्चा और सही न्याय। तो आइए पाठ के माध्यम से देखें कि इस पाठ में किस प्रकार का न्याय किसके द्वारा किसके साथ किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। बच्चों, एक राजा था। वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसे परखना चाहा कि क्या उसकी प्रसिद्धि वैसे ही हो रखी है, क्या वो वाकई में ही सच्चा न्याय करता भी है या नहीं। तो उसने सोचा चलकर देखते हैं। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला मतलब अपना रंग रूप बदल लिया। राजा की बजाय किसी और के कपड़े पहन लिए, किसी और का भेष बना लिया और घोड़े पर बैठकर शहर को चल पड़ा। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला जिसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है, राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। तो बच्चों, आपको क्या समझ लगी? राजा और जो ठग का किस्सा हुआ वो कोई सोची समझी चाल नहीं थी। राजा तो दूसरे राजा की परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदल कर निकला था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ भी रास्ते में ठगी हो जाएगी। तो उसे भी एक ठग ने ठग लिया, उसके घोड़े को उससे छीन लिया, लेकिन खुशकिस्मती से वह भाग नहीं सका। लोगों ने उसे रोक लिया। तो अब क्या होना था? जो दोनों का झगड़ा था कि घोड़ा किसका है, राजा का है कि ठग का है, इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि वह दूसरे राजा के क्षेत्र में था, तो इस बात का न्याय उसी राजा को करना था जिसकी वह परीक्षा लेने गया था। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया, जहां दो मुकदमे और चल रहे थे जिन्हें राजा सुन रहा था। कौन कौन से मुकदमे थे बेटा? एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। तो बच्चों, हमने अब तक देखा कि एक झगड़ा तो ठग और राजा का पहुंच गया। दो मुकदमे वहां पर पहले से ही चल रहे थे, जिनमें से एक मुकदमा एक नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा और बहरा था। नौकर के लिए झगड़ा किस किस के बीच था बेटा? किसान और लेखक के बीच में। तो दूसरे झगड़े के बारे में सुनते हैं। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने अपने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। तो दूसरा झगड़ा किस किस के बीच था बेटा? एक तेल वाले यानी कि तेली के बीच में और एक कसाई के बीच में। कसाई जो किसी भी जानवर को मारकर उसका मांस बेचता है। तो झगड़ा किस चीज को लेकर था? कुछ पैसों को लेकर था। तेली कहता था कि पैसे उसके हैं, लेकिन जो कसाई था वो कहता था कि पैसे उसके हैं। तो राजा ने क्या किया? राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों को अगले दिन आने के लिए कह दिया। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा। क्या कहा? कि घोड़ा जहां छोड़ जाओ और अगले दिन आना। तो बेटा, अगर आपने ध्यानपूर्वक अब तक सुना हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि राजा कितना बुद्धिमान था। जो चीज झगड़े की जड़ होती थी, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे फिर वो घोड़ा हो, तीनों ही मुकदमों में राजा ने
जो झगड़े का कारण था उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि कारण से ही पता चलना था कि झगड़ा कैसे कहां से शुरू हुआ। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। यानी कि पहले मुकदमे का तो फैसला हो गया कि नौकर जिसका झगड़ा एक किसान और लेखक के बीच था वो किसे दे दिया गया। राजा ने बताया, राजा ने अपना फैसला सुनाया कि नौकर लेखक का है, उसे दे दिया जाए और किसान को झूठा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, झूठ बोलने के लिए 50 चाबुक लगाने का दंड दिया जाए। तो दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि ये पैसे कसाई को दे दो और तेली को चाबुक लगाओ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा इन मुकदमों का फैसला कैसे करता जाता था। तो आगे बढ़ते हैं, हमें सारी बात पता चलेगी। अब बारी थी घुड़सवार राजा तथा ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया। बेटा, अगर हम घर पर कोई भी जानवर पालते हैं, कोई भी पशु रखते हैं, उसे पालतू बनाते हैं, तो हमारा उसके साथ कितना गहरा लगाव हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर पर एक कुत्ता रखें और फिर उसे 10 कुत्तों में से पहचान ना सके? ये हो ही नहीं सकता। बेटा, अकेले हम ही नहीं, हमारा जो जानवर होता है ना, वो भी हमारे साथ उतनी ही पहचान रखता है। तो क्या हुआ, राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। अब क्या हुआ, फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने तो घोड़ा पहचान लिया, क्योंकि उसने तो ठगी लगानी थी, उसने कोई ना कोई पहचान बना के अवश्य रखी होगी, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। बेटा, 10 जानवरों में हमने किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष जानवर को पहचानना हो तो हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, हम कोई भी कुछ भी करके उसे पहचान सकते हैं, कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं, कोई ना कोई उसके ऊपर अवश्य ऐसा निशान होगा जिसकी हम पहचान रख सकते हैं। लेकिन जो असल बात होती है वो होती है कि पशु का या जानवर का आपके साथ कितना लगाव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठग ने तो घोड़े को पहचान लिया, लेकिन घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। जो घोड़ा अपने मालिक के हाथ फेरते ही हिनहिनाने लगा था, ठग को उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जो बुद्धिमान राजा था वो तुरंत समझ गया कि घोड़ा किसका है। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। राजा बहुत खुश हुआ कि कितना अच्छा न्याय करता है ये राजा। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। अब उसने पड़ोसी राजा को बता दिया कि भाई, तू भी एक राजा है, मैं भी एक राजा हूँ, मैं तो तुझसे ये सीखने आया हूँ कि तू न्याय कितना अच्छा करता है और कैसे करता है। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। तो जब दूसरे राजा को पता चला कि यह तो एक राजा है, तो उसे पूरा मान सत्कार दिया गया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? जैसे आपको, मुझको ये जानने की उत्सुकता है कि ऐसा क्या हुआ कि राजा ने झट से अपने फैसले सुना दिए। तो बेटा, उसके बीच में एक रात का फासला था फैसला करने के लिए, जिस रात को राजा ने नौकर को तथा पैसों को अपने पास रखा था और घोड़े को अपने पास रखा था। तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए जिन्हें वह ना कर सका, फिर मैंने लेखक के काम करवाए। जैसे स्याही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ स्याही की दवात ला कर दी। तो बेटा, नौकर हम किस लिए रखते हैं? घर के काम काज करवाने के लिए। तो हम अपने नौकर से जैसा काम करवाएंगे वह उसका आदी हो जाता है और उस काम में उसकी निपुणता हो जाती है, वो काम बड़ी आसानी से शीघ्र कर देता है। तो राजा ने भी वैसा ही किया। जो 2 जवानों का झगड़ा था, किसान और नौकर का,
तो राजा ने नौकर से दोनों के काम करवा कर देखे। तो राजा ने देखा कि जो नौकर था वो किसान के काम तो नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वह किसान का नौकर था ही नहीं, लेकिन लेखक के काम बड़ी झट से कर रहा था। तो राजा ने फैसला कर दिया कि जो नौकर था वो किसका था, लेखक का था। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी से भरी बाल्टी में डाला, देखा कि तेल के कण पानी पर तैर ही नहीं रहे, अतः पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं है। तो बच्चों दूसरे झगड़े में क्या था, पैसों का झगड़ा था। किस किस के बीच में था, तेली और कसाई के बीच में। तो राजा ने सोचा कि जो जैसा काम करता है उसके कण, उसका कोई ना कोई निशान अवश्य होता है। तो राजा ने पूरे जो पैसे थे, जो सिक्के थे, उन्हें पानी में डाल दिया और सोचा कि अगर जो तेली के पैसे हुए तो अवश्य तेल का कोई ना कोई कण पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि तेल पानी में घुलता ही नहीं है। आप साइंस में पढ़ते हो ना बेटा कि जो तेल की डेंसिटी होती है, तेल का भारापन होता है, वो पानी से बहुत कम होता है, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता और उसके ऊपर हल्की सी उसकी सतह पर तैरने लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी के ऊपर तेल का कोई कण था ही नहीं। तो राजा ने झट से फैसला कर दिया कि ये पैसे तेली के हो ही नहीं सकते, ये किसके हैं, कसाई के हैं। तो तीसरा झगड़ा तो आपने देख ही लिया कि कैसे निपटाया। घोड़े के पास ले गए, दोनों को पहले पहचानने के लिए कहा। तो राजा ने ये बात नोटिस कर ली कि दोनों ने घोड़े को तो पहचान लिया, लेकिन घोड़े ने केवल राजा को पहचाना है, इसलिए वही उसका मालिक था। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया। तो बच्चों हम अक्सर ये बात सुनते हैं हमारे बड़ों से कि अगर सीखने को मिले तो अवश्य कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाएं, हमें एक बच्चा बनकर सीखते रहना चाहिए, एक विद्यार्थी की भांति सीखते रहना चाहिए। और सीखते वक्त ये कभी महसूस ना करें कि मैं किसी से क्यों सीखूं, वो तो मुझसे छोटा है, जब वो तो मेरे बराबर का है। सीखने को बहुत खुश है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। देखो एक राजा ने दूसरे राजा से न्याय करने की कला सीखी। तो बच्चों मैं आपको भी यही सीख देना चाहूंगी कि जब भी आपको मौका लगे, जिससे भी सीखने को मिले, अवश्य सीखते रहिए। सीखना केवल किताबों से ही नहीं होता कि आप किताबें पढ़ेंगे तो सीखेंगे। बेटा ये तो आपकी एक बुद्धि आपकी कितनी है, कितनी आपकी मेमोरी है और कितना आप किसी बात को समझ सकते हो। आपकी समझ विकसित करने के लिए जो किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको अपने ज्ञान को रोजाना जिंदगी में भी अवश्य लागू करना होगा। बेटा अपनी सीखने का नजरिया, सीखने का तरीका बदलिए। हर बात में सीखने की कोशिश करिए कि क्या उसमें से आप सीख सकते हैं और क्या बात आपके काम आ सकती है। तो प्यारे बच्चों हमने इस पाठ को एंजॉय किया पूरा, तो अभी हम इसका अभ्यास देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा सबसे पहला पाठ क्या होता है, तो बच्चों आपने ये एक बात नोटिस की होगी, जो भी बच्चे मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कि आज मैंने अपने पढ़ाने के ढंग में थोड़ा परिवर्तन कर लिया है। बेटा ये परिवर्तन भी जो हमारा अभी अभी पास टेस्ट हुआ है, पंजाब अचीवमेंट सर्वे, उसकी देन है। उस टेस्ट के माध्यम से जो हमें ट्रेनिंग्स दी गई, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने पढ़ाने के ढंग में बहुत तब्दीली करनी होगी, बहुत कुछ सीखना होगा और आप लोगों को सिखाना होगा। किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, प्रत्येक चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखना है। तो बच्चों तो हाँ आज से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ गुरमुखी लिपि के शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और समझना है कि उनको हम देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, यानी कि पंजाबी के शब्दों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। कण कण, शहर शहर। तो बच्चा ये आपने अपने तरफ से अभ्यास करना है, ये आपको आंसर दिए ही हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरा है, इसमें क्या है, पंजाबी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में दिए गए हैं। बच्चों इसमें क्या है, हूबहू नहीं लिखा गया। ऊपर तो देखिए लिपि चेंज होने के कारण केवल उनके लिखने में परिवर्तन किया गया है। शहर को शहर लिखा गया है, सड़क को सड़क लिखा गया है, घोड़े को घोड़ा।
लेकिन नीचे फर्क है। नीचे क्या है कि प्रत्येक भाषा में कि हर एक चीज के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी में खुश बोलते हैं, हिंदी में ज्यादातर प्रसन्न बोला जाता है। पंजाबी में परीक्षा बोलते हैं, हिंदी में हम परीक्षा बोलते हैं। पंजाबी में हम इंसाफ या न्याय बोलते हैं, हिंदी में न्याय बोलते हैं। पंजाबी में हम नकली रूप भेख बोलते हैं, हिंदी में भेष बोलते हैं। पंजाबी में खत्म बोलते हैं, हिंदी में समाप्त बोलते हैं। बेटा ये प्रत्येक लेसन में से आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप पंजाबी भाषा जानते ही हो तो इन शब्दों को प्रत्येक लेसन में से पंजाबी को हिंदी के साथ रिलेट करके आपको सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। राजा को रास्ते में कौन मिला बेटा? राजा को रास्ते में ठग मिला। कौन से राजा को? जो राजा अपने पड़ोसी राजा की परीक्षा लेने जा रहा था। घोड़े का असली मालिक कौन था? घोड़े का असली मालिक पड़ोसी राजा था। जब अकेला राजा था लिख सकते हो। किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? इस कहानी में लेखक गूंगा और बहरा था। सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो मैंने आपको पाठ के बिल्कुल शुरुआत में बता दिया था, प्रारंभ में बताया था, दूध का दूध, पानी का पानी। पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया? पड़ोसी राजा ने अंत में बुद्धिमत्ता के साथ न्याय करने का संकल्प किया। तो प्यारे बच्चों आगे है, ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? इन पंक्तियों का भाव ये है कि हम अकेले ही ऐसे नहीं होते। मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ कि केवल मालिक ही अपने जानवर को, पालतू को नहीं पहचानता, बल्कि उसका जो पालतू जानवर होता है वो भी उसके साथ उतना ही लगाव रखता है। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि जब राजा को अस्तबल में ले जाया गया तो राजा ने अपने घोड़े को पहचान लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि घोड़ा उसका स्वामी भक्त था तो वह भी ठग को देखकर तो हिनहिनाया नहीं, लेकिन अपने मालिक राजा को देखकर वह हिनहिनाने लगा। आपने केवल इतना ही अर्थ लिख देना है कि ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। आपने यही बताना है कि जब ठग को अस्तबल में ले जाया गया, ठीक है, तो उसने घोड़े को पहचान लिया क्योंकि वह उसे छीनना चाहता था, पाना चाहता था, ठीक है। लेकिन वही घोड़ा जो अपने मालिक राजा को देखकर हिनहिनाने लगा था, उसने ठग को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बिल्कुल भी नहीं हिनहिनाया, ठीक है। इन पंक्तियों का ये अर्थ है। इसी बात से राजा ने ये जान लिया कि यह घोड़ा ठग का नहीं है। राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? तो ये तो आप भली भांति लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे हम? राजा पहले पड़ोसी राजा को अस्तबल में ले गया और अपना घोड़ा पहचानने को कहा। राजा ने झट से घोड़े को पहचान लिया और घोड़े ने भी राजा को पहचान लिया, हिनहिनाने लगा। अब ठग की बारी थी। अब ठग को अस्तबल ले जाया गया। ठग ने तो घोड़े को पहचान लिया लेकिन घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना, जिससे राजा समझ गया कि ये घोड़ा राजा का है। आगे बेटा खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरे। डैश न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। किसे लाया गया था बेटा? दोनों को। कसाई कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने अपना फैसला सुनाया क्योंकि कोई भी फैसला उसने अपने पास तो रखा ही नहीं था। डैश ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ पड़ोसी राजा। आगे बेटा समानार्थक शब्दों पर हमें निशान लगाने हैं। राजा के सामने दिया गया है कि किस प्रकार से आपने चुनना है। आदमी तो राजा नहीं होता ना, राजा के लिए आदमी शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, नरेश और नृप का करते हैं, तो इन्हीं पर हमने चक्कर लगाया है। ठग को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? राहजन और बटमार। जासूस या रखवाला तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो इसके विपरीत हो गए।
इसी प्रकार घोड़े को हम क्या बोलेंगे? अश्व तुरंग। फिर किसान, किसान का क्या मीनिंग होगा? कृषक और काश्तकार। फिर झगड़ा, झगड़े को हम क्या बोलेंगे बेटा? कलह और कलेश। आगे चलते हैं बेटा। दूध, दूध के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पाए। कई बच्चे सोचेंगे पाए का मतलब पानी होता है, नहीं, पाए का मतलब दूध होता है, दुग्ध। पानी, पानी को हम कहेंगे बेटा जल और नीर। संकल्प, संकल्प को हम कहेंगे बेटा इरादा और प्रतिज्ञा। दवात, स्याहीदान और मसीपत्र। दंड के लिए सजा और सबक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आगे बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आपने इनके केवल वाक्य बनाने हैं। ये मैं आपको दे रही हूं, आपने स्वयं से इसके वाक्य बनाने हैं। विनती, विनती का मतलब क्या होता है बेटा? प्रार्थना। मुकदमा का मतलब क्या होता है? मामला जो अदालत में पेश किया गया हो। चाबुक, जो चमड़े के कोड़े होते हैं, बेल्ट की तरह मारने के लिए बरते जाते, प्रयोग में लाए जाते हैं। अस्तबल का मतलब होता है घुड़शाला, वो जगह जहां पर घोड़े रखे जाते हैं। आगे बच्चों आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्यारे बच्चों, हमारी भाषा को सरल व अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम कई कई शब्दों की जगह पर किसी एक शब्द का प्रयोग करना उचित समझते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे उचित अनुचित का विवेक, विवेक का मतलब होता है बुद्धि। अगर हम ये चयन करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्याय। जो बोल ना सकता हो बेटा, गूंगा। जो सुन ना सकता हो, बहरा। पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी। खेतीबाड़ी करने वाला, किसान। घरेलू कामकाज करने वाला, नौकर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। जहां घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल। ठगी करने वाला, ठग। और तेल का व्यापार करने वाला बेटा, तेली। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जे चैप्टर, हमारा जे लेसन समाप्त होता है। तो जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।